विधानसभा चुनाव के लिए भारतीय जनता पार्टी बीजेपी ने अपने प्रत्याशियों की पहली सूची जारी कर दी है। बीजेपी की पहली सूची में सीएम शिवराज सिंह चौहान और अन्य वरिष्ठ मंत्रियों के नाम नहीं है। छत्तीसगढ़ के पूर्व सीएम रमन सिंह और अन्य वरिष्ठ बीजेपी नेताओं के नाम भी इस लिस्ट में नहीं है। बीजेपी ने 90 सदस्यीय छत्तीसगढ़ विधानसभा के लिए 21 और मध्य प्रदेश के लिए 39 उम्मीदवारों की घोषणा की है। मध्य प्रदेश में 230 सीटें हैं। दोनों ही राज्यों में इस साल के अंत में चुनाव होने हैं। ओबीसी नेता प्रीतम लोधी को पिछोर से टिकट, गोहद से लाल सिंह आर्य, भोपाल मध्य प्रदेश से ध्रुव नारायण सिंह, भोपाल उत्तर से आलोक शर्मा को टिकट मिला है। महेश्वर से राजकुमार मेव को टिकट मिला है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, गोहद से लाल सिंह आर्य को टिकट मिला है। भोपाल मध्य से ध्रुव नारायण सिंह को टिकट मिला है। भोपाल उत्तर से आलोक शर्मा को टिकट दिया गया है। वहीं भोपाल उत्तर से आलोक शर्मा को टिकट मिला है। भोपाल मध्य से ध्रुव नारायण सिंह को टिकट मिला है। गोहद से लाल सिंह आर्य को टिकट दिया गया है। बीजेपी ने अपनी पहली सूची जारी की है। छत्तीसगढ़ के लिए बीजेपी उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जारी की गई है। प्रेमनगर भूलन सिंह मरावी, भटगांव से लक्ष्मी सिंह रजवाड़े, प्रतापपुर से शकुंतला सिंह, कोट से रामानुगंज, खरसिया से महेश साहू, धर्मजयगढ़ से हरिश्चंद्र। आपको बता दें, छत्तीसगढ़ में बीजेपी ने अपनी पहली लिस्ट जारी की है। भटगांव से लक्ष्मी रजवाड़े, प्रतापपुर से शकुंतला सिंह, रामानुगंज से रामविचार नेताम, प्रबोध मिंज, खरसिया से महेश साहू, कोरबा से लखनलाल देवांगन, धर्मजयगढ़ से हरिश्चंद्र राठिया, मरवाई से प्रणब कुमारी मरपच्ची, सरायपाली से सरला कोशरिया, खल्लारी से अलका चंद्रकर, अभनपुर से इंद्र कुमार साहू, राजन से रोहित साहू, स्याबा से श्रवण मरकाम, दौड़ी से लोहारा देवलाल, हलवा ठाकुर, पाटन से विजय बघेल, केरागढ़ से विक्रांत सिंह, खुज्जी से गीता घासी साहू, मोला से मानपुर संजीव शाह, कांकेर से आशाराम नेताम, बस्तर से मनी टिकट दिया गया है। बीजेपी ने अपनी पहली सूची जारी की गई है। दोनों राज्यों में इस साल के अंत में चुनाव होना है। बीजेपी ने पहली सूची जारी की है। विधानसभा चुनाव के लिए पहली सूची जारी की गई है। मध्य प्रदेश के लिए 39 उम्मीदवारों की घोषणा हुई है। छत्तीसगढ़ विधानसभा के लिए 21 उम्मीदवारों की घोषणा की गई है। दोनों राज्य में इस साल के अंत में चुनाव होने हैं। बीजेपी ने पहली सूची जारी की है। मध्य प्रदेश के लिए 39 उम्मीदवारों की घोषणा की गई है। छत्तीसगढ़ विधानसभा के लिए 21 उम्मीदवारों की घोषणा हुई है। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए सहयोगी संवाददाता हेमंत शर्मा हमारे साथ जुड़ चुके हैं। हेमंत, बीजेपी ने पहली सूची जारी की है, क्या कुछ जानकारी है? हुई और इस बात की संभावना जताई जा रही थी कि पहली लिस्ट बीजेपी की जल्द आ सकती है। कल कुछ ऐसे सीटों को वहां पर समीक्षा की गई थी, चयन किया गया था और उन सीटों के लिए उम्मीदवारों की घोषणा कर दी गई है। 21 उम्मीदवारों की घोषणा छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी ने की है और उसमें प्रमुख तौर पर अगर नामों को देखा जाए तो प्रेमनगर से भूलन सिंह मरावी को टिकट दिया गया है। भटगांव से लक्ष्मी रजवाड़े को टिकट दिया गया है। प्रतापपुर शकुंतला सिंह पोर्ते को यहां पर टिकट दिया गया है। सभी सरगुजा संभाग की सीटें हैं और रामानुजगंज से पूर्व राज्यसभा सांसद रामविचार नेताम को उम्मीदवार बनाया गया है और ये लगभग रामविचार नेताम का रामानुजगंज से नाम फाइनल था। इसके साथ साथ लुंड्रा की बात की जाए तो प्रमोद मिंज को टिकट दिया गया है। खरसिया जो हाई प्रोफाइल सीट है, खरसिया जहां से पूर्व वहां पर प्रदेश अध्यक्ष स्वर्गीय नंद कुमार पटेल चुनाव लड़ते आ रहे थे। उसके बाद उनके निधन के बाद उनके बेटे उमेश पटेल ने वहां से चुनाव लड़ा था। 2 बार के विधायक हैं और वहां से बीजेपी ने महेश साहू को टिकट दिया है। पिछली बार ओपी चौधरी पूर्व आईएएस ने वहां से चुनाव लड़ा था। इसके साथ साथ धर्मजयगढ़ की बात की जाए तो हरिश्चंद्र राठिया को टिकट दिया गया है। ये जो जितनी सीटें 21 में से अधिकतर ऐसी सीटें हैं 2018 के चुनाव में बीजेपी को हार मिली थी और इसके साथ साथ एक और हाई प्रोफाइल सीट के लिए इस नाम की घोषणा हुई है बीजेपी की ओर से।
पाटन, जो मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का विधानसभा क्षेत्र है, वहां से उनके भतीजे विजय बघेल को, जो घोषणा पत्र समिति के संयोजक भी हैं, उनको उम्मीदवार बनाया गया है। और कई और नामों का अगर देखा जाए तो अभनपुर, धनेन्द्र साहू लगातार वहां से विधायक हैं कांग्रेस की ओर से। बीजेपी ने इस बार इंद्र कुमार साहू, नया चेहरा, को टिकट दिया है और मांग भी लगातार अभनपुर से हो रही थी कि बीजेपी पुराने चेहरों को तरजीह न देकर नए चेहरे को तरजीह दे, और इंद्र कुमार साहू लगातार वहां पर सक्रिय थे। इसके साथ साथ राजिम से रोहित साहू को टिकट दिया गया है। सरपंच से लेकर महामंत्री तक का सफर उन्होंने तय किया और आखिरकार उन्होंने वहां से टिकट उनको मिला है। इसके साथ साथ खैरागढ़ की बात की जाए, खैरागढ़ में देवव्रत सिंह, स्वर्गीय देवव्रत सिंह वहां से विधायक थे, लेकिन उनके निधन के बाद वो सीट खाली हुई। उपचुनाव हुआ, उपचुनाव में कांग्रेस ने जीत दर्ज की थी और उस समय उम्मीदवार बीजेपी ने वहां पर बनाया था कोमल जंघेल को, और उसके बाद अब नया वहां पर प्रत्याशी खड़ा किया गया है विक्रांत सिंह, जो पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह के भांजे हैं। उनको टिकट दिया गया राजिम से, माफ करिएगा खैरागढ़ से। इसके साथ साथ बस्तर की भी 2 सीटों के लिए नाम का ऐलान किया गया है, कांकेर से आसाराम नेताम और बस्तर से मनीराम कश्यप। तो 21 उम्मीदवारों की लिस्ट जारी कर दी गई है केंद्रीय चुनाव समिति ने। कल ही बैठक हुई थी, सभी छत्तीसगढ़ के बड़े नेता उसमें मौजूद थे, प्रभारी मौजूद थे, सह प्रभारी मौजूद थे, और कल ही इस बात के संकेत मिल गए थे कि जल्द पहली लिस्ट बीजेपी जारी कर सकती है। जी हेमंत, हमारे साथ भोपाल से अतुल शर्मा लाइव जुड़े हुए। अतुल, मध्य प्रदेश में बीजेपी ने पहली लिस्ट जारी की है, क्या कुछ जानकारी है? देखिए, बिल्कुल जिस तरीके से लगातार स्वराज एक्सप्रेस लगातार ये बात रख रहा था कि बीजेपी अपनी तमाम जो तैयारी है काफी गोपनीय तरीके से कर रही है। हालांकि कई जो जानकार हैं उनका ये कहना था कि पहली लिस्ट आने में अभी देर है, लेकिन लगातार स्वराज एक्सप्रेस इस बात पे बात कर रहा था कि जो पहली लिस्ट है बीजेपी जल्द से जल्द घोषित करेगी और उम्मीदवार जिनके ऊपर किसी भी प्रकार का कोई विरोध नहीं है, किसी भी प्रकार का एक सिंगल नाम जो है निकल के आया है उस पर मोहर लगा दी जाएगी। और यही हुआ, लगभग 39 नामों की लिस्ट जो है आज बीजेपी ने जारी कर दी है। देखिए, इसमें अगर हम देखें तो भोपाल के जो 7 विधानसभा है उसमें से 2 विधानसभा यानी कि मध्य और उत्तर से अपना उम्मीदवार घोषित कर दिया गया है। मध्य से अगर हम देखें तो ध्रुव नारायण सिंह का नाम है, काफी एक बार पहले भी ये विधायक रह चुके हैं और बीजेपी के संग काफी करीबी माने जाते हैं। अगर दूसरा अगर हम नाम लें तो आलोक शर्मा का नाम है। आलोक शर्मा भोपाल, राजधानी भोपाल से महापौर रह चुके हैं और चुनाव लड़ने का काफी उनके पास पहले भी चुनाव लड़ने के बाद जीत चुके हैं। हालांकि देखिए, उत्तर सीट जिस तरीके से हम देखते हैं परंपरागत सीट कहीं ना कहीं कांग्रेस की मानी जाती है और लंबे समय से कांग्रेस का वर्चस्व इस सीट के ऊपर है। आरिफ अकील लंबे समय से इस सीट से जीतते हुए आ रहे हैं, लेकिन आरिफ अकील को अब टक्कर देने के लिए या जो भी कांग्रेस के उम्मीदवार होंगे उनको टक्कर देने के लिए बीजेपी ने अपना तुरुप का इक्का चल दिया है। वो तुरुप का इक्का आलोक शर्मा के नाम पे होगा, क्योंकि देखिए आलोक शर्मा लंबे समय से उत्तर विधानसभा की सियासत कर रहे हैं और पैदाइश जो है उनकी उत्तर विधानसभा से और लगभग तमाम जो क्षेत्र है उस क्षेत्र में काफी लंबी पकड़ वो रखते भी हैं। इसके अलावा अगर हम देखें तो संबलगढ़ से सरला विजय रावत को नाम पे मोहर लगा दी गई है। इसका सुमावली की बात करें तो अंदल सिंह कसाना, देखिए ये भी काफी चर्चित नाम रहा है अंदल सिंह कसाना का और कहीं ना कहीं ज्योतिराज सिंधिया के काफी करीबी ये माने जाते हैं और इनको अभी सीधे तौर पे सुमावली से इनको टिकट दे दिया गया है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो देखिए जिस तरीके से लगातार ये कह रहे थे हम कि पिछोर से प्रीतम लोधी भी ये कहीं ना कहीं कांग्रेस के छोड़ बीजेपी में आए थे, बीजेपी के लीडर माने जाते हैं और प्रीतम लोधी को जिस तरीके से टिकट दिया गया है तो कहीं ना कहीं साफ तौर पर ये समझाने की कोशिश की कोई जमीनी पकड़ कहीं ना कहीं प्रीतम लोधी पिछोर में रखते हैं और सीधे तौर पे जनता के बीच में कई समय से राजनीति कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं बीजेपी ने जिस नाम जो सिंगल नाम निकल के आए थे उसके ऊपर मोहर लगाते हुए दिखाई दे रही है। इसके अलावा पथरिया से हम बात करें तो लखन पटेल की को मिला गया। छतरपुर से अगर हम बात करें तो ललिता यादव को यहाँ पे दिया गया। चित्रकूट से सुरेंद्र सिंह गरवार जो है कहीं ना कहीं सीधे तौर पर बीजेपी के संघ के काफी करीबी रहे हैं और संघ में काफी अच्छी पकड़ भी मानी जाती रही है और ऐसे में बीजेपी के तमाम जो नेता हैं उनमें जो एक निर्विरोध जो एक नाम हम कह सकते थे वो सामने निकल के उनके उसमें आया। हालांकि बारगी से बात करें तो नीरज ठाकुर है। जबलपुर पूर्व से अगर हम बात करें तो अंचल सोनकर का नाम सामने निकल के आया। ऐसे देखिए 39 सीट जो कहीं ना कहीं बीजेपी ने आगे चल दी है और नाम जो है सीधे तौर पे घोषित कर दिया गया है। हालांकि देखिए इसमें अगर हम देखें तो एसटी एससी और तमाम अनुसूचित जाति की भी कहीं ना कहीं सीटों की भी घोषणा कर दी गई। बिहार की बात करें तो एसटी ये सुरक्षित सीट थी, उसके लिए राजकुमार कराए का नाम लिखा गया है। बालाघाट
बैठ की अगर हम बात करें ये भी एसटी के लिए थी, जिसमें भी कमल मस्कोले का नाम सामने निकाल के रखा गया है। यानी कह सकते हैं कि बीजेपी की तरफ से देखिए कल जिस तरीके से बीडी शर्मा या मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का जिस तरीके से मंथन हो रहे थे लगातार, तो सीधे तौर पे ये बात सामने निकल के आ रही थी कि आने वाले समय में यानी कि कांग्रेस से पहले बीजेपी अपने नाम घोषित कर देगी। ये तमाम देखिए ये वो नाम है जिनको पहले लगभग 2 महीने पहले ही बीजेपी ने कहीं ना कहीं इशारा कर दिया था और इस बात को कह दिया गया था कि आपको जमीनी स्तर पर उतरना होगा और पहले से ही कहीं ना कहीं इनको एक हरी झंडी एक अनौपचारिक रूप में दे चुकी थी। इसमें खासतौर पर अगर हम देखिए आलोक शर्मा का अगर हम नाम देखते हैं और उत्तर विधानसभा को अगर हम देखते हैं तो कहीं ना कहीं आलोक शर्मा मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के काफी करीबी माने जाते रहे हैं और लंबे समय से शिवराज सिंह चौहान के साथ कहीं ना कहीं सीधा उनका पारिवारिक संबंध रहा है। तो इस सोच से हम देख के बर्दाश्त कह सकते हैं कि लगभग उत्तर विधानसभा को लेकर जिस तरीके से बीजेपी ने अपना एक कोशिश करी है वापिस हासिल करने की, बीजेपी की वापिस जीत हासिल करने की, तो कहीं ना कहीं बीजेपी एक अपने सीधे तौर पर एक त्रुप का इक्का इसको हम कह सकते हैं चलती हुई नजर आई। इसके अलावा देखिए अगर हम देखें तो वो भी कई ऐसे नाम है, झाबुआ से अगर हम बात करें तो भानु भूरिया का कहीं ना कहीं नाम से निकल के आया है। भानु भूरिया कहीं ना कहीं आदिवासी क्षेत्र में आदिवासी वर्ग के अंदर काफी अपना हस्तक्षेप रखते हैं और सीधे तौर पे आदिवासी युवाओं के अंदर इनकी काफी पकड़ है और सीधे तौर पे ये कह सकते हैं कि झाबुआ वो बेल्ट है कहीं ना कहीं वहां पे जहां पे आदिवासी बहुल क्षेत्रों जीत और हार जो तय करते हैं वो आदिवासी वर्ग के लोग ही करते हैं। इसमें भानु भूरिया लंबे समय से कहीं ना कहीं बीजेपी का नेतृत्व कर रहे हैं और युवाओं के बीच में जिस तरीके से उनका हस्तक्षेप रहा है या जो एक पकड़ मजबूत रही है, क्योंकि वोटर्स भी कहीं ना कहीं झाबुआ में युवा वोटर्स अगर हम देखें तो काफी बड़े पैमाने पे कहीं ना कहीं जीत और हार जो तय होता है झाबुआ में वो युवा वोटर्स के माध्यम से ही होता है। तो सीधे तौर पर हम देख सकते हैं कि भानु भूरिया का नाम जो किया तो सीधे तौर पे बीजेपी ने ये कोशिश करी है कि युवा वोटर पे खासा इनका फोकस है। मुल्ताई से अगर हम बात करें तो चंद्रशेखर देशमुख है, देशमुख के लिए भी काफी लंबा पुराना बीजेपी का इनका कार्यकर्ता के रूप में रहे, कई अलग अलग पद पे उन्हें रहा है और कार्यकर्ता के तौर पर सीधे तौर पर बीजेपी के लिए काफी लंबे अरसे से उनका अनुभव रहा है। तो कुल मिला के कह सकते हैं कि 39 जो नाम है ये वो निर्विरोध नाम थे जो लंबे समय से ये कयास लगाए जा रहे थे कि बीजेपी अपनी पहली लिस्ट में रख देगी और हुआ भी कहीं ना कहीं वही। और देखिए जिस तरीके से ये भी कह सकते हैं कि अमित शाह एक बार फिर से राजधानी भोपाल आ रहे हैं, तो एक बार जब भोपाल में जब रहेंगे तो जो दूसरी लिस्ट की हम बात कर रहे हैं वो भी जल्द से जल्द बीजेपी सामने लाएगी, क्योंकि वो भी इसमें लगभग 35 ऐसे नाम होंगे जो निर्विरोध होंगे, जिनके अंदर 35 सीटों के ऊपर जो मंथन किया गया था बीजेपी की काफी वो सुरक्षित सीट मानी जाती है। तो दूसरी सीट जो हम कयास लगा रहे हैं वो कहीं ना कहीं 35 नामों की आएगी और जल्द से जल्द बीजेपी उसको भी घोषित कर देगी। हालांकि अमित शाह के दौरे के बाद ये सब स्थिति बनेगी, लेकिन कहीं ना कहीं ये कह सकते हैं कि आने वाले दिनों में बीजेपी ने लिस्ट के मामले में बाजी मार ली है और कहीं ना कहीं कांग्रेस इससे पीछे हटती हुई दिखाई दे रही है। जी अतुल, इसमें ऐसे भी नाम देखने को मिले हैं जो हाल ही में कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में शामिल हुए हैं। देखिए बिल्कुल निश्चित तौर पे वो कई ऐसे नाम हैं जो बीजेपी छोड़ के कांग्रेस माफी करें कांग्रेस छोड़ के जो है बीजेपी में शामिल हुए थे। उसमें कई सिंधिया समर्थक लोग भी है, जिसमें हमें इंदर सिंह कंसाना का जो मैंने आपको नाम लिया था वो कहीं ना कहीं सीधे तौर पे सिंधिया समर्थक माने जाते हैं। और जब 2019 में पूरा फेरबदल जब चल रहा था, सिंधिया जब बीजेपी कांग्रेस को छोड़ के बीजेपी में जब शामिल हो रहे थे तो तब इंदर सिंह कंसाना उनके साथ ही शामिल हुए थे। और इसके साथ में देखिए एक लाल सिंह आर्य भी नाम सामने निकल के आया। देखिए लाल सिंह आर्य अनुसूचित जाति जो प्रकोष्ठ उसके राष्ट्रीय अध्यक्ष है और कहीं ना कहीं मध्य प्रदेश में अगर हम देखें तो दलित वोट्स को लेकर कहीं ना कहीं सीधे तौर पर खासी राजनीति चल रही है और कहीं ना कहीं दोनों ही राजनीतिक दल, हम बीजेपी की बात करें कांग्रेस की बात करें, तमाम वो दूसरे दल जो मध्य प्रदेश के अंदर चुनाव लड़ने जा रहे हैं उनको ये मालूम है कि अगर मध्य प्रदेश के अंदर आपको अपनी सरकार बनानी है, मध्य प्रदेश के अंदर अगर जनता के बीच में पकड़ मजबूत करनी है तो कहीं ना कहीं आपको दलित वोटर्स को साधना होगा। और जिस तरीके से आर्य के सामने नाम निकल के आया है वो कहीं ना कहीं लाल सिंह आर्य ने साफ तौर पर दलित वोटर्स में खासी एक पकड़ मानी जाती है और जिस तरीके से नेतृत्व वो कर रहे हैं तो सीधे से तौर पे कोशिश यही बीजेपी की तरफ से की जा रही है कि दलित वोटर्स में लाल सिंह आर्य के माध्यम से सेंध लगाई जाए। क्योंकि देखिए अगर हम 2018 का चुनाव देखते हैं, 2018 के चुनाव में कहीं ना कहीं अनुसूचित जाति जो वोटर्स था वो कहीं ना कहीं शिफ्ट हुआ था, कांग्रेस की तरफ जब शिफ्ट हुआ था काफी जो है सीटें गंवानी पड़ी थी। इस बार बीजेपी यही कोशिश कर रही है कि दलित वोटर्स की बात करें, देखिए इसमें कई ऐसे नाम है, दलित वोटर्स की हम बात करें, आदिवासी प्रत्याशी की हम बात करें, वो उन प्रत्याशियों
को सामने पहले ला चुके हैं, बीजेपी अपने पहली लिस्ट में ला चुकी, जो कहीं ना कहीं जीत हार उस वर्ग के लोग तय करेंगे। और अनुसूचित जाति, जनजाति यानी कि आदिवासी वर्ग, दलित वर्ग, ये कहीं ना कहीं वो वर्ग हैं जो मध्य प्रदेश के अंदर सीधे तौर पर ये तय करते हैं कि सरकार किसके बनने जा रही है। तो सीधे तौर पर देखिए, अगर हम देखें तो अनुसूचित जाति के लिए जब लाल सिंह आर्य का नाम सामने निकल के आया तो कहीं ना कहीं हमने इसमें देखा था समरसता यात्रा जब मध्य प्रदेश के अंदर बीजेपी अभी निकाल रही थी तो कहीं ना कहीं इसका नेतृत्व लाल सिंह आर्य कर रहे थे। तो लाल सिंह आर्य के माध्यम से यही कोशिश की जाए कि बड़े वोट बैंक को साधने की कोशिश की जा रही है। इसी के साथ देखिए, अगर हम बात करें तो पथरिया भी कहीं ना कहीं लखन सिंह पटेल का नाम सामने निकल के आए। पटेल भी कहीं ना कहीं सीधे तौर पर बीजेपी के काफी पुराने कार्यकर्ता रहे हैं और लंबे समय से अनुभव संघ के साथ उनका जुड़ा हुआ है। तो ये भी एक निर्विरोध नाम था। इसके साथ में अगर हम बात करते कुची की बात करें तो जयदीप पटेल की का नाम सामने निकल के आया। राऊ विधानसभा से मधु वर्मा जो है सीधे नाम निकल के आया। बने रहिए हमारे साथ हेमंत शर्मा है रायपुर का नाम है। अतुल हमारे साथ हेमंत शर्मा रायपुर से। हेमंत, छत्तीसगढ़ में भी बीजेपी ने लिस्ट जारी की है, इसमें क्या कुछ नेताओं को जो टिकट दिए गए हैं जो प्रत्याशी है, क्या दल बदल के आने वाले भी प्रत्याशी इसमें शामिल है? देखिए, जो 21 उम्मीदवारों की सूची जारी की गई है उसमें अधिकतर नए चेहरों को मौका दिया गया है। 2018 के विधानसभा चुनाव में बड़ी हार की वजह प्रत्याशियों का चयन था, उम्मीदवारों की सूची थी। और जब उम्मीदवारों की सूची उस समय निकलकर सामने आई थी, विरोध तो एक तरफ हुआ ही था, लेकिन उसका नुकसान चुनाव में सीधे तौर पर बीजेपी को हुआ था। लेकिन इस बार इस बात की संभावना लगातार जताई जा रही थी कि नए चेहरों को मौका बीजेपी देगी। और 21 उम्मीदवारों में से अगर बात की जाए तो अधिकतर नए चेहरों को मौका दिया गया है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के खिलाफ बीजेपी के सांसद, घोषणा पत्र समिति के संयोजक और उनके भतीजे, रिश्ते में उनके भतीजे लगते हैं मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के, वो चुनाव लड़ेंगे पाटन से। इसके साथ साथ राजिम में एक महत्वपूर्ण सीट है। राजिम में बीजेपी ने 2013 में जीत दर्ज की थी, 2018 के विधानसभा चुनाव में हार मिली थी और इस बार नए चेहरों को वहां पर मौका मिला है। रोहित साहू को, जो जमीनी नेता के तौर पर माने जाते हैं, सरपंच से लेकर उन्होंने सफर तय किया था। इसके साथ साथ खैरागढ़ एक महत्वपूर्ण सीट है। खैरागढ़, छुई खदान, गंडई एक नया जिला कांग्रेस की सरकार ने बनाया था। उपचुनाव वहां पर हुआ था, फायदा कांग्रेस को हुआ था। और उस समय अगर बात की जाए तो कोमल जंघेल ने उपचुनाव वहां पर लड़ा था बीजेपी की ओर से। लेकिन इस बार खैरागढ़ से कोमल जंघेल को जगह न देकर विक्रांत सिंह को उम्मीदवार बनाया गया है। उपचुनाव में भी विक्रांत सिंह के नाम की चर्चा तेज थी कि उन्हें उम्मीदवार पार्टी बना सकती है, लेकिन उस समय उनको मौका नहीं दिया गया। एक बार मौका उनको मिला है विक्रांत सिंह को और पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह के वो भांजे हैं। इसके साथ साथ कई और ऐसी सीटें हैं, कोरबा जहां पर लगातार हार का सामना बीजेपी को करना पड़ा है। वहां पर जयसिंह अग्रवाल जो कद्दावर नेता है कांग्रेस के, लगातार जीतते आ रहे थे, उनके सामने एक नए चेहरे को मौका दिया गया, लखनलाल देवंगन। इसी तरीके से डोंडी लोहारा जो सीट है, देवलाल ठाकुर जो बीजेपी के प्रवक्ता हैं और कांग्रेस छोड़कर वो बीजेपी में गए थे। तो ये इस तरीके से अगर देखा जाए तो तमाम नए चेहरों को मौका दिया गया है और 21 उम्मीदवारों की लिस्ट अब जारी कर दी गई है। आपको रोकना चाहूंगा, हमारे साथ स्टेट हेड अजय त्रिपाठी जी जुड़ चुके हैं। अजय जी, देखा जाए एमपी में बीजेपी ने लिस्ट जारी की है, छत्तीसगढ़ में भी लिस्ट जारी की है, किस तरीके से इसको देखते हैं आप? देखिए, अगर हम मध्य प्रदेश की बात करें हम तो साफ दिखाई पड़ रहा है कि भारतीय जनता पार्टी ने चुनाव की रणनीति को 3 तरीके से तैयार किया। पहला ये है कि जाति समीकरण है और अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, ओबीसी, तीनों को साधा जाए। इसके अलावा जो सिंधिया खेमा है और उमा भारती जो बगावती तेवर दिखा सकते हैं 11th आवर्स पर, उनको साधने की कोशिश की। उमा भारती के सबसे खासम खास प्रीतम लोधी जो बाबा बागेश्वर इस समय जो बड़े भारतीय जनता पार्टी के लिए झंडा बरदार बने हुए, उनके खिलाफ बोलने के बावजूद उनको पार्टी से बाहर किया गया, तो वापस पार्टी में लिया गया। उमा भारती का प्रेशर है और इसलिए प्रीतम लोधी को एक बार फिर से टिकट दिया गया। उसके 2 कारण है उमा भारती का, एक तो उमा भारती का प्रेशर और दूसरा ये कि चूंकि लोधी वोट बैंक बहुत बड़ा है, मध्य प्रदेश के एक बड़े हिस्से में लोधी वोट बैंक बहुत बड़ा है, तो वो एक उसकी वजह से उमा भारती के खासम खास को भी टिकट दिया गया, प्रीतम लोधी को टिकट दी जाए। इसमें जो दूसरी बात है, जैसे कि लाल सिंह आर्य पिछला चुनाव हार गए थे, लेकिन बीजेपी के पास उस इलाके में और कोई कैंडिडेट नहीं है। और लाल सिंह आर्य पिछले जो राष्ट्रीय भारतीय जनता पार्टी का अनुसूचित जाति मोर्चा राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और पिछले बहुत दिनों से एक्टिव है। तो लाल सिंह आर्य पर एक बार फिर डाउन लगाने की कोशिश की। इसका कारण सिर्फ होता है कि बीजेपी के पास अन्य कोई प्रत्याशी वहां पर नहीं है।
चुनावली में एजल सिंह कंसाना को फिर से मैदान में उतारा गया। एजल सिंह कंसाना उन विधायकों में शामिल, नेताओं में शामिल है जो सिंधिया के साथ आए थे खेमा छोड़ करके, और उनको प्रॉमिस था लेकिन पिछला चुनाव वो हार गए थे, इसकी वजह से उनको वो कर दिया, लेकिन उनको दोबारा टिकट दिया गया। छतरपुर से ललिता यादव को टिकट मिलने का सिर्फ इकलौता कारण मुझे समझ में आ रहा है कि चूंकि ओबीसी की मेंबर है, बाकी उनके पास पिछला चुनाव बुरी तरह हारी थी और मंत्री के रूप में भी पिछली बार उन पर दांव लगाया गया। 2018 के चुनाव के पहले को शिवराज सिंह चौहान सरकार में मंत्री बनाया गया, लेकिन परफॉर्मेंस बेहतर नहीं हो पाई, इसलिए आखिरकार उनको चुनाव हारना पड़ा। अब आगे चले तो सबसे चौंकाने वाला नाम जो अगर चित्रकूट में फिर से रिपीट किया गया, चित्रकूट में क्योंकि देखिए ब्राह्मण ठाकुर का वर्चस्व रहता है, वहां पर बीजेपी का अपना वोट बैंक है। नीलांशु चतुर्वेदी एक दिग्गज नेता माने जाते हैं, पिछले 5 साल में नीलांशु ने बहुत बेहतर परफॉर्म किया है और इसलिए बड़ी चुनौती होगी सुरेंद्र सिंह गहरवार के लिए। बीजेपी के पास अन्य कोई कैंडिडेट इस लेवल का वहां पर नहीं था जो मुकाबला कर सके। आप आगे चलिए तो नीरज ठाकुर को, बरगी से नीरज ठाकुर को उम्मीद बनाया गया। जबलपुर से अंचल सोनकर को टिकट दिया गया। अंचल सोनकर निश्चित रूप से जो खट्टियों का एक अपना वोट बैंक है वहां पर, वो बीजेपी के पास सबसे बड़ा वोट बैंक, और अंचल सोनकर को टिकट देने का मतलब है कि आसपास की 4-5 सीटों को और प्रभावित करना। ओम प्रकाश धुर्वे भी पिछला चुनाव हार गए तो इसने को फिर रिपीट किया, क्योंकि आदिवासियों पर दांव बीजेपी लगा रही है और ये इसलिए आदिवासी होने की वजह से उनको फिर से टिकट दिया गया है। सबसे चौंकाने वाला नाम महेश्वर का है। महेश्वर में उनको मेयो को फिर वापस दिया गया, पार्टी में टिकट दिया गया। पिछली बार वो बागी होकर के चुनाव लड़े थे, बागी होने के बाद उन्होंने जो विजय लक्ष्मी साधो आगे बीजेपी और बीजेपी के बागी दोनों के बीच के झगड़े में बीजेपी 3rd पोजीशन पे चली गई थी, 2nd पोजीशन पे वो मेयो था, इसमें उनको दोबारा टिकट दिया गया है। सबसे चौंकाने वाला नाम जो है भोपाल मध्य से जी सिंह टिकट को लेकर बहुत कसमकस स्थिति थी। बहुत लोगों को लग रहा था कि ध्रुवनारायण सिंह को टिकट नहीं मिलेगा, लेकिन ध्रुवनारायण सिंह ने पिछले कुछ दिनों में अपने नेचर को बहुत बदला और कैलाश विजयवर्गीय के माध्यम से, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव के माध्यम से अमित शाह तक पहुंच बनाई, पकड़ बनाई और धीरे धीरे छतरी हुए। और पिछली बार जिस तरह से बीजेपी हारी थी भोपाल मध्य में, मुस्लिम बाहुल्य इलाका नहीं है ये, उसके बाद भी मुस्लिम प्रत्याशी और कांग्रेस का जीता, ये बीजेपी के लिए बहुत बड़ी चोट थी। इसलिए क्योंकि ध्रुवनारायण सिंह की मुस्लिम जो वोट बैंक उसमें बहुत बड़ी पैकेज है, ध्रुवनारायण सिंह को टिकट दिया गया। ध्रुवनारायण सिंह का टिकट के साथ आलोक शर्मा निश्चित सबसे पीड़ादायक जो सीट होगी, मुझे लग रहा है आलोक शर्मा नहीं चाह रहे थे कि उत्तर सिंह को टिकट दिया जाए, लेकिन पार्टी ने दांव खेला है क्योंकि इस बार शायद कांग्रेस की तरफ से आरिफ अकील मैदान में ना हो। लेकिन आरिफ अकील और आरिफ मसूद के बीच, कांग्रेस में कि आरिफ मसूद और आरिफ अकील दोनों की जारी दुश्मनी रहती है, लेकिन बीच समझौता हो गया दोनों के बीच में। ऐसी स्थिति में आलोक को, ये पार्टी को समझते हुए कि अब आरिफ अकील मैदान में नहीं होंगे तो भी स्थितियां ठीक नहीं होंगी, क्योंकि आरिफ मसूद आरिफ अकील दोनों एक हो गए हैं। ऐसे में आलोक को वहां से उतारना बहुत फायदे का सौदा नहीं लग रहा है। जी अरुण। अजय जी, देखा जाए तो प्रदेश में जो एमपी में जो लिस्ट जारी की गई है बीजेपी की, क्या जातिगत आधार पर ये लिस्ट जारी की गई है? जहां जो जाति बाहुल्य क्षेत्र है उसी आधार पर लिस्ट जारी की गई है, इस तरीके से देखा जा सकता है? नहीं है, ऐसा नहीं होता। जो सीट एसटी के लिए रिजर्व है वहाँ एससी का आदमी के टिकट मिलेगा, जहाँ एसटी के लिए रिजर्व है वहाँ एसटी को टिकट मिलेगा, बाकी कहीं ऐसा प्रयोग नहीं किया गया है। लेकिन ये तय है कि उन नेताओं पर दांव लगाने की कोशिश की गई जो नेता पिछले चुनाव में भले हार गए थे, मार्जिनल हारे थे या बड़े वोट बैंक, लेकिन उनका अपना कद है बड़ा। उसके पीछे जो है मैंने आपसे कहा कि लाल सिंह आर्य को टिकट दिया जाना, क्योंकि भिंड इलाके में अनुसूचित जाति का ऐसा कोई चेहरा बीजेपी के पास दूसरा नहीं है जो लाल सिंह आर्य की भूमिका में आ सके और लाल सिंह आर्य का जो विकल्प बन सके, इसलिए टिकट देना मजबूरी थी। बाकी आप देखिए जो जितने भी टिकट दिए गए तब वो चूंकि जातीय सरला रावत को टिकट देना ही था, क्योंकि सवालगढ़ में पिछली बार रावत को टिकट मिला था, सुमावली में क्योंकि वीरेंद्र सिंह कंसाना सिंधिया घूमने के उनको टिकट दिया जाना था, पिछोर में प्रीतम मोदी को प्रेशर था, उनको टिकट दिया जाना, नाचोड़ा में जो श्रीमती प्रियंका मीना को टिकट दिया गया वो कंफर्म टिकट था। बंडा में जरूर बीरेंद्र सिंह लंबरदार को इस बार टिकट दिया, बंडा में जो हरनाम सिंह राठौर फैमिली हुआ करती है, टिकट को अलग करना उसके बाद उनको टिकट दिया जाना एक बड़ी भूमिका हो गई। हाँ, छतरपुर में जरूर जो ललिता यादव को टिकट दिया गया उस बड़ी चौंकाने वाला, इसलिए कि ललिता यादव का परफॉर्मेंस बहुत अच्छा नहीं था, इस बीच भी नहीं था, लेकिन क्योंकि वो लगातार संपर्क में रहती थी, बीजेपी आपस में कार्यक्रम में शामिल हो रही थी, इसलिए उनको टिकट दिया गया है। जैसा मैंने आपसे कहा कि पुष्पराजगढ़ में हीरा सिंह श्याम को टिकट इसलिए दिया गया है कि जनजाति का जो वोट बैंक है, हीरा सिंह श्याम बड़े उभरते हुए नेता है और हीरा सिंह श्याम ने पिछले पार्टी के तमाम कार्यक्रमों में बड़ी बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया और उनकी टिकट का सबसे बड़ा कारण यही मुझे दिखाई पड़ रहा है। अंचल सोनकर का मैंने आपको बताया कि उस इलाके में जबलपुर से लेकर जबलपुर, पनागर, कैंट जितनी भी सीटें आसपास की उसको प्रभावित कर सकते हैं, बड़ा वोट बैंक के साथ होता है, इसलिए उनको टिकट दिया गया है। ऐसा कुछ भी इसमें नहीं है पूरी की पूरी लिस्ट में कि बहुत ज्यादा चौंकाने वाला नाम ऐसा मुझे कुछ नहीं दिखाई पड़ रहा है। टिकट वही है जैसे राजकुमार मेयो का पिछली बार अगर वो 2nd पोजीशन पर नहीं होते, बीजेपी को झटका मिलने का होता तो टिकट नहीं मिलता।
तो निश्चित रूप से जैसा मैंने आपसे कहा कि सिंधिया खेमा और उमा भारती दोनों को साधने की कोशिश की गई, और इसके साथ ही अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के उन नेताओं को तवज्जो देने की जो अपनी सीट को सुरक्षित करते हुए भारतीय जनता पार्टी के प्रचार प्रसार के लिए अन्य सीटों के लिए समय निकाल सकें। जी, ग्वालियर चंबल में देखा जाए तो क्या सिंधिया समर्थकों को साधने की कोशिश की गई? जिस तरीके से सुमावली से ऐदल सिंह कंषाना को टिकट दिया गया है, सुमावली से गजराज सिंह सिकरवार और कई नेता जो बीजेपी की तरफ से चुनाव लड़ते हैं। अरुण, जैसा मैंने आपसे कहा कि वो होना ही था, क्योंकि सिंधिया समर्थकों में अधिकांश लोगों को टिकट दिया जाना है। गजराज सिंह सिकरवार हो, ऐदल सिंह कंषाना हो, आपको प्रद्युम्न सिंह तोमर को टिकट मिलेगा। हो सकता है कि आनंद गोयल को जो वहां पर ग्वालियर लश्कर थे उनको टिकट मिल जाए। बहुत से सिंधिया समर्थकों को टिकट मिलेगा, क्योंकि इसका कारण सिर्फ ये था कि जिस कमिटमेंट के साथ इनको जो प्रॉमिस किया गया था कम से कम इस चुनाव में उनको टिकट दिया जाएगा। लेकिन ये तय है कि जो 22 लोग चुन करके आए इसमें सबको टिकट मिल जाए, ये संभव नहीं है। लेकिन जो जीत गए थे और जो हारे हुए लोगों में से बहुतों को टिकट दिया जाएगा। उसके 3 कारण है। एक तो सिंधिया का अपना वर्चस्व, क्योंकि देखिए आज भी तमाम बीजेपी की तमाम कवायतें और कांग्रेस की तमाम आरोपों के बावजूद सिंधिया परिवार, सिंधिया खानदान का वर्चस्व उस ग्वालियर चंबल इलाके में अभी भी बहुत ज्यादा है। तो ऐसे में सिंधिया को दरकिनार कर पाना बीजेपी के लिए बहुत मुश्किल बड़ी चुनौती होगी, इसलिए उनके लोगों को टिकट दिया गया। उमा भारती को भी तवज्जो दी गई है, लोधी समाज को तवज्जो दी गई, प्रीतम लोधी को टिकट दिया गया। जब जो बागेश्वर धाम के खिलाफ खड़े हो गए तो उसके बाद उनको टिकट दिया गया है। ये सारी कवायतें इसलिए की गई हैं कि सिंधिया खेमा या कोई भी खेमा, अब बीजेपी के लिए ये टिकट की जो पहली सूची है ये लिटमस टेस्ट है। अगर इसमें कोई हंगामा होता है, किसी तरह की होती है, तो बीजेपी को एक मौका मिल जाएगा अगली सीटों पर और सावधानी बरती जाए। जी, तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। भोपाल से अतुल शर्मा जी हमारे साथ है, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। हेमंत शर्मा जी, आपका भी तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।